वेलकम बैक नाज़रीन। और अब मईशत के हवाले से कुछ बात करेंगे कि माशी सूरत हाल कहाँ जा रही है। सी पैक के हवाले से भी हम बात करेंगे। सी पैक के बारे में ये ख़बरें आ रही थी कि उस पर काम जो है वो तेज़ी से दोबारा से शुरू हो गया है और मुख्तलिफ़ मनसूबे जो हैं वो चल रहे हैं। सरकारी सतह पर भी उसकी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आईं, मूवमेंट्स नज़र आईं। और अभी रिसेंटली पेट्रोल की कीमतों में भी एक बड़ी जो है वो कमी सामने आई है। और पहली दफ़ा इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कम हुआ है पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में। और उसके साथ साथ डीज़ल की कीमत में भी कमी हुई और जो दीगर पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई। लेकिन आवाम अब भी परेशान हैं और देख रहे हैं हुकूमत की तरफ, और ये जानना चाहते हैं कि आटा कब सस्ता होगा, चीनी कब सस्ती होगी, रोटी कब सस्ती होगी, वो कब खाना खा पाएंगे, 3 वक्त की रोटी पेट भर कर वो कब खाएंगे, ये नौबत कब आएगी। और दालें कब सस्ती होंगी, आलू कब सस्ता होगा, टमाटर, सब्ज़ियाँ, गोश्त, ये सब कब सस्ता होगा। ये रोज़मर्रा की अशिया जो हर घर की बुनियादी ज़रूरत हैं और हर घर के लिए ये इंतहाई अहम है। इसके बग़ैर घर की जो रोज़मर्रा की रूटीन है वो चलाना मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना कि महंगाई में चलें आप 3 रोटी के बजाय 2 रोटी खा लें, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लें, लेकिन वो अब 1 रोटी भी तो अवेलेबल नहीं है महंगाई की वजह से। और पूरे घर के जो लोग हैं वो भी पेट भरकर खाना नहीं खा पा रहे हैं और कई घरों में तो नौबत फाकों तक है। और कई घरों में ऐसा है कि 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना खाकर ही उसी पर वो सब्र करके गुज़र बसर कर रहे हैं, उसी पर गुजारा कर रहे हैं। हुकूमती इक़दामात बज़ाहिर नारे अच्छे हैं, बयानात अच्छे हैं, खुशकुन बयानात हैं। और बयानात से तो ये लगता है कि पाकिस्तान में बस बहुत बेहतरी हो गई है और बहुत जल्द जो है वो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आवाम जो हैं वो परेशान हैं और मईशत हमारी कहाँ जा रही है, हम अब कहाँ खड़े हैं, आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुआशी तजियाकार जनाब अतीकुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम और अख्तर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। जनाब वेलकम इन शो। और ये हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि हम मुआशी सूरत हाल में कहाँ खड़े हैं। सी पैक की बातें हम सुन रहे थे, क्या हुआ, सी पैक का फ़ायदा हम आम आवाम को कब मिलेगा? अच्छा, आपने बहुत अच्छी बातें की। शुरू में मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले उन पे बात करूँ, फिर सीपैक पे बात करूँ। बात सूरत हाल ये है कि पेट्रोल के दाम कम हुए और ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशखबरी है। हमारा दिल भी बहुत खुश हुआ इसके बाद। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसका रद्द अमल कहीं पर नहीं आ रहा और ये बड़ी परेशान कुन बात है। आपने कहा कि आटा सस्ता नहीं हो रहा, बिल्कुल इसी तरह है। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट सस्ती नहीं हो रही, बिल्कुल इसी तरह है। ये किराए भी नहीं सस्ते हो रहे, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती हो रही है, ना लोडिंग अनलोडिंग के ट्रांसपोर्ट सस्ती हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट के महंगे होने की वजह से चीजें उसी तरह महंगी से महंगी हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि खाना नहीं मिल रहा, लोग बहुत पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं। दर हकीकत ये बात है और इसी तरह और बड़ी अफसोसनाक बात है ये। और हम देख रहे हैं कि इसका कोई सद्देबाब भी नहीं निकल रहा, इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं आ रहा। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। देखिए बिल्कुल सही उम्मीद है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा एफर्ट कर रही है और उसमें साथ-साथ हम देख रहे हैं कि सीपैक की रिवाइवल ये एक बहुत बड़ा काम है। अभी तक हम लोग सीपैक पे अगर बात करें तो आप देखें कि लगभग 50 प्रोजेक्ट जो हैं सीपैक के वो $25 बिलियन के कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, प्लेज हुआ है $65 बिलियन। अभी बहुत काम होना बाकी है और काम जो होना है वो मेन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड्स की कंस्ट्रक्शन, रेल लाइंस की कंस्ट्रक्शन वगैरह। लेकिन ये बेशक एक बड़ी हार्श रियलिटी है और मुझे कहने दीजिए ये बात के उस रफ्तार से सीपैक पे काम नहीं हुआ जो काम होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि अब एक अच्छा पुश मिलेगा और अब सीपैक पे काम हो सकेगा। अभी एक और मुआहदा जो बहुत अच्छा ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है चाइना में, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो लिया है चाइना ने, इतना बड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और हम देख रहे हैं कि अगर इस पे काम हो जाए तो चाइना ने कोई $100 बिलियन और प्लेस किए हैं इसकी प्रोग्रेस के लिए। तो इसमें यकीनन पाकिस्तान सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास एक लीड है, पोर्ट है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक और जनाब चाइना तक और सब कुछ पाकिस्तान के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन तैयार है और इस पे काफी काम हो चुका है।
होना ये चाहिए कि इससे एडवांटेज लें और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो और चाइनीज़ के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है वो एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है और मैं इसके फेवर में बात करता हूँ बिकॉज़ दे आर ऑल वेदर फ्रेंड और जिस हद तक हो सके तो सीपेक को तरक्की दी जाए और आई एम श्योर जब सीपेक की तरक्की होगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक सैलाब है वो भी काफी हद तक चेक होगा, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। हमें बात ये करनी कि हम फौरन अपनी चीजों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शंस हैं मेरे पास और अगर इकोनॉमिकली पूछें तो हमें अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट नहीं हो रही है उस तरह जिस तरह होना चाहिए और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं मुझे दीजिए ये बात कि वो थोड़े से डिस्करेज भी हैं और अगर वो डिस्करेज हैं तो वो उनकी इस डिस्करेजमेंट को, उनकी इस प्रॉब्लम को, उनके इस मैथमेटिक को, उनकी इस कैलकुलेशन को, इसको हर जाविये से ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकेंगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो प्रॉब्लम कर रही हैं, जो ये एंटिटीज सारा पैसा खा जाती हैं और उनकी रिवाइवल नहीं होती और वो एक सिक इंडस्ट्री की तरह बरसों से हमारे मथे लगी हुई हैं, तो उनकी अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो आई एम श्योर काफी हद तक मसला और भी हल हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ आएगी और जब वो ग्रोथ आएगी तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि वो अदारा चल पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपने इदारों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की है, तो क्या आप समझते हैं कि मतलब सारे इदारे बस बेच दिए जाएं और प्राइवेटाइज कर दिए जाएं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है वो किसी और के कंधे पे डाल दे, बरियो ज़िम्मा हो जाए और उससे भी एक बेरोज़गारी का सैलाब आए और चीज़ें हों, तो उसकी मैनेजमेंट पे तवज्जो नहीं देने की ज़रूरत है कि आपके पास इतना बड़ा पाकिस्तान स्टील मिल्स जिसने आपको खड़ा किया, आपकी इकॉनमी को खड़ा किया और कई कंट्रीज़ को उसने हेल्प आउट किया और आज जो है हम उसकी तरफ बेयार और मददगार देख रहे हैं कि वो इदारा एक डूब रहा है। इसी तरह से PIA जो इतना प्रॉफिटेबल इदारा था, PIA वो इदारा था जिसने और ममालिक की एयरलाइंस बनाई और आज उसका ये हाल कर दिया हमने कि उसको यहाँ पर ले आए। तो ये कोई सलूशन है क्या दुनिया भर में यही सलूशन होता है या ये हुकूमत की नाकामी नहीं है कि हुकूमत अपने इदारे चलाने में नाकाम है? वही ऑफिसर्स जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, हमने दो चीज़ों का बड़ा फेस किया और वो था कि हमारे पास गुड गवर्नेंस नहीं था, जिसकी वजह से और साथ ही साथ काफ़ी करप्शन भी हमारे पास आ गया। और जब ये दो चीज़ें इकट्ठे होकर चली, गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है, तो हम देख रहे हैं कि हम अपने इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चला नहीं पा रहे। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, मैं चंद की बात कर रहा हूँ, गिने चुनों की बात कर रहा हूँ, 2-3 के तो नाम आपने ले ही लिए हैं कि इनको जितना जल्दी हो सके प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि फर्दर लॉसेज ना हो और ये अदारे चल पड़े। ये कौम का एसेट है, ये कौम का नाम है और एक बड़ा नाम है। आपने लिया PIA, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। इसको ठीक तो करना होगा। ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, जब ठीक नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है इसका कोई ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक पूरा समुंदर है जो जाग की तरह उबल उबल के सामने आ रहा है और ये एक अच्छी बात नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का होना। तो जब ये अदारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो ये अपनी नहज पर आ जाएंगे और जो लोग निकाल दिए गए वो दोबारा वहां पे काम कर सकेंगे और जो लोग मजीद जिनकी खपत है, जिनकी जरूरत है, जिनकी स्किल, जिनके टैलेंट, जिनकी एक्यूमेंट वहां पे लग सकती है, वो भी एम्प्लॉयड हो सकेंगे। बजाय इसके कि फ्लाइट ऑफ ह्यूमन कैपिटल हो रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया में नौकरियां तलाश कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि वहां पर कोई एकोमोडेट हो सके या बहुत ज्यादा जल्दी उसको वो बेनिफिट्स मिल सके जिसकी वो एक्सपेक्टेशंस कर रहा है जो यहाँ नहीं मिल रही। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करें। अपने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हम गवर्नेंस को अच्छा करें, करप्शन को खत्म करें और जो अदारे हमारे लॉस मेकिंग अदारे हैं जिनको अब हम नहीं चला सकते, पैसे नहीं दे सकते, आगे हमारे पे इतने डेफिसिट हैं, हम डेट बर्डन कंट्री है, तो हम डेट लेकर डेट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर इनको हम किस तरह से पाल सकते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस हद तक हो सके इन अदारों को इनके नहज पे लाकर इनकी उस पुरानी
उस पुरानी गुडविल को, उस नाम को दोबारा से वापस लाने की कोशिश की जाए। एंड आई एम श्योर इस तरह से एक मेरा आइडिया है, आई डोंट नो इफ आप मेरे आइडिया को बाय करें ना करें, मेरे आर्गुमेंट को बाय करें ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि बरसों हो गए हमने इन इदारों को चलाने की कोशिश की, नहीं चला पाए और उसके रीजंस भी हमारे सामने हैं। तो बेहतर यही होगा कि इन इदारों को मजीद बर्बाद करने, खराब होने या इनके एम्प्लॉइज को मजीद तंग होने में या इनकी एग्जाइटी बढ़ने की बढ़ाने से बेहतर है कि इनको प्राइवेटाइज किया जाए और इनको दोबारा से उसी नैश पे, उसी रंग ढंग के साथ, उसी नाम के साथ इनको किया जाए। ये मुल्क की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करें और मुल्क की गुडविल में भी कंट्रीब्यूशन करने वाले इदारे हैं। अतीक साहब, ये भी बताइए कि अब क्या सूरत हाल है, डॉलर क्या कंट्रोल में आया, काबू में आया, और क्या हम मुआशी बहाली की तरफ चल पड़े हैं या अभी भी डेटोरेशन की तरफ जा रहे हैं, या क्या रुक गई है डेटोरेशन, क्या सूरत हाल है? देखिए, चीजें तो काफी हद तक इम्प्रूव हुई हैं और काफी होपफुल नजर आ रहा हूँ और जब से इन्होंने होर्डिंग और स्मगलिंग फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की रोकी है और इस पे का काम किया है, ये बहुत काबिल सताइश इकदाम है। आप देखें पिछले दिनों रुपी मुस्तकिल 28 डेज तक गेन करता रहा और आज फिर गेन किया है, एक दिन का शॉर्टफॉल हुआ और फिर हमने देखा कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज में भी फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टमेंट आई और इतने ज्यादा बेसिस, इतने ज्यादा पॉइंट्स पे आया है कि जो कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं, चीजें अपनी अच्छाई की तरफ जा रही हैं और इनको थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने की जरूरत है, इनको थोड़ा सा। और वो वैल्यू ऐड इसी तरह होगा कि मैं जिस तरह आपसे कह रहा हूँ कि हमें स्मगलिंग को रोकना होगा और हमें इस पे इकदाम हो रहे हैं, बहुत काबिल सताइश है। और हमें ये भी देखना होगा कि हम किस तरह से अपने ये लॉस मेकिंग एंटिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बोझ है, केओस है और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यस्टरडे बेसिस पे इस पे काम आना चाहिए। और आई थिंक प्राइवेटाइजेशन पे जितना हद तक हो सके जोर दिया जाए और इस पर काम करके इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए जो हमारी डे बाय डे मिलियंस एंड बिलियंस की लॉसेस में जाने वाली चीज़ें हैं। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद रहिए, एक कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा अतीक साहब, ये बताइए कि स्मगलिंग के हवाले से भी काफ़ी सख्त इकदाम देखने में आए और आर्मी चीफ की हिदायत के बाद उसमें बेहतरी भी आई सूरत हाल में, तो उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर क्या आ रहा है? उसका इकोनॉमिक पे इफेक्ट ये आया कि आप देखें लगभग जो हमारी डेट के फिगर्स थे उसमें तकरीबन हमने कुछ भी नहीं तो 4000 बिलियन रुपए जो है अपनी लॉसेस को कवर कर लिया, यानी हमारे डेट्स उतने कम हो गए। इतना बड़ा डेट का कम हो जाना और डॉलर के शेड होना और रुपी का गेन होना, ये कितने बड़ा बात है। आप देखिए इस वक्त हम 64 ट्रिलियन रुपीस के डेट पे खड़े हैं, उसमें से एकदम से 4000 बिलियन रुपए का कम हो जाना डॉलर्स की सिर्फ थोड़ी सी डेप्रिसिएशन की वजह से, ये कितना बड़ा इकदाम है। ये तो बहुत बड़ा इकदाम है, इसको तो जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और अगर ये मजीद रुपी गेन करता रहा और इम्प्रूव होता रहा तो आप देखेंगे हमारी लॉसेस उसी तरह, जो हमारी डेट लॉसेस हैं, जो हमारी लोन की लॉसेस हैं, वो इसी तरह से रिड्यूस होती रहेंगी और हमारे डेट्स कम होते रहेंगे। वरना क्या हो रहा है कि हमारी जो डेट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम डेट पे डेट लिए जा रहे हैं और डेट से अपने फिस्कल डेफिसिट्स और अपने बजट डेफिसिट्स को पूरा कर रहे हैं, which is not a very good sign. This is not a good economy. For a very good economy, we have to really work hard and see कि हम किसी तरह से अपने डेट्स को कंट्रोल करें। और साथ ही साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हमेशा एक चीज़ जिससे मुझे पिंच किया है वो है हमारा हायर इंटरेस्ट रेट। इस हायर इंटरेस्ट रेट से 3 नुकसान हो रहे हैं और ये दुनिया में रेट्स का ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो कुछ थोड़ा सा उसकी टेंडेंसी आगे की तरफ ही है, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है जो कि बड़ी थ्रेटनिंग है। देखिए, जो मुल्क अपने कर्जे अदा करने की कोशिश करते हैं या अपने डेट्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको एक छोटा इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है। बड़ा इंटरेस्ट रेट उनको ऐसा करने में नाकाम कर देता है स्टीलिंग में। दूसरा क्या होता है, जो हमारी लिविंग के स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमारे लिविंग के क्राइसिस हैं, जिसमें फूड क्राइसिस, जिस पे आपने अभी बड़ी तफसील से बात करी, बताया कि किस तरह लोगों को खाने को नहीं मिलता,
ये क्राइसिस भी ग्रो होते रहते हैं, ये कम नहीं होते। और तीसरा क्या है कि मैंने शुरू में बात की थी कि हमें एफडीआई को अट्रैक्ट करना है और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं और जो थोड़ी-सी उनकी फ्रस्ट्रेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उसको हमें फ़ौरन दूर करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कॉम्प्लिकेट करता है इन्वेस्टमेंट को आने में। बिल्कुल सही है अतीक और रहमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, और मैं माज़रत चाहूँगा हमारे इस सेगमेंट का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह हम अगले सेगमेंट में दोबारा आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपको बताते हैं कि निजी स्कूल्स की मनमानियाँ क्यों ख़त्म नहीं हो रही और आए रोज़ बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।